हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी छात्रों का आपकी अपनी ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षाओं में स्वागत है। और प्रिय छात्रों, आप कर रहे हैं 11वीं कक्षा के इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट का पाठ नंबर 4, जिसका नाम है उद्योगों की विशेषताएं व समस्याएं, नीतियां। इससे संबंधित कल हमने पहली वीडियो थी इस पाठ की, उसमें हमने किया था उद्योगों का क्या महत्व है, उद्योग हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। हमने पूरे डिटेल से चर्चा भी कल की वीडियो में की। जो उद्योग है वे कृषि के लिए महत्वपूर्ण है। कृषि उद्योग दूसरा पूरक है। एक देश की सार्वभौमिक विकास के लिए उद्योगों का होना बहुत जरूरी है। बगैर उद्योगों के हम दूसरे को पूरे देश का विकास नहीं कर सकते। इन बातों के ऊपर हमने चर्चा की थी और आज हम करेंगे औद्योगिक विकास है उनके लिए भारत में जो औद्योगिक नीति है अपनाई गई है, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो हम विशेषताओं की चर्चा करेंगे। विशेषताओं की चर्चा में आज हम पढ़ेंगे भारत की औद्योगिक नीति। औद्योगिक छात्रों, हम इस बार भारत की औद्योगिक नीति है उसकी विशेषताओं की बात करेंगे आज हम। लेकिन इसकी बात करने में मैं आपको बता दूं कि किसी भी देश के औद्योगिक विकास के लिए एक उचित तथा प्रगतिशील औद्योगिक नीति की आवश्यकता होती है। औद्योगिक नीति से हमारा अभिप्राय उन सिद्धांतों और क्रियाओं से है जो देश के औद्योगिकरण की सहायता के लिए बनाई या अपनाई जाती है। स्वतंत्र भारत में एक नई संयोजित स्पष्ट नीति की आवश्यकता अनुभव हुई। इसके लिए हमने पहली औद्योगिक नीति 1948 में बनाई। पहली कब बनाई? 1948 में। दूसरी 1956 में बनाई। औद्योगिक नीति दूसरी हमने 1956 में बनाई और तीसरी औद्योगिक नीति हमने 1980 में बनाई। अस्सी में बनाई और चौथी औद्योगिक नीति हमारी 1991 में बनाई गई। इस प्रकार हमने जो उद्योगों का विकास देश के लिए किया, 4 अर्थों में बताया। तो हमारी जो पहली औद्योगिक नीति थी, यदि हम सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, जो पहली औद्योगिक नीति हमारी, इस नीति की क्या विशेषता है? क्योंकि जिस टाइम हमारा भारत आजाद हुआ था सन 1947 में, तो हमें बड़ी पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था मिली थी और उस अर्थव्यवस्था को जीवन रूप देना, सजीवन करना बड़ा टेढ़ा काम था। तो उस समय में हमारे उद्योगों की क्या क्या जो नीति थी, उस टाइम क्या क्या विशेषता रही, उनकी बात करेंगे हम दूसरे पर जाने से पहले। तो हम पहले बात करते हैं पहली औद्योगिक नीति 1948 की विशेषताएं। पहली औद्योगिक नीति हम सबसे पहले जो भारत की औद्योगिक नीति है उसके अंतर्गत पहली औद्योगिक नीति 1948 की विशेषताओं की चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। इस नीति के विशेष खास बात क्या थी? सबसे पहले बात थी उद्योगों का वर्गीकरण। उन्नीस सौ 1948 में जो नीति बनाई गई, सबसे पहले उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। उद्योगों को भागों में बांटा गया। उसको 4 प्रकार के भागों में बांटा गया। जो उद्योग थे हमारे, पहले प्रकार के उद्योगों का वर्गीकरण किया गया। उस वर्गीकरण में हमने उद्योगों को 4 प्रकार से बांटा। नंबर 1, सार्वजनिक।
सार्वजनिक उद्योग का मतलब साझे उद्योग जो देश के सबके लिए है, सरकार के द्वारा नियंत्रण में से उसके दुए उद्योग लगाए गए। तो इन उद्योगों की क्या खास बात थी? इस प्रकार के वर्ग में आने वाले उद्योग में वे उद्योग शामिल किए गए जिन पर राज्य का पूर्ण अधिकार स्वीकार किया गया। इसमें अस्त्र शस्त्र, अणुशक्ति, रेलवे, परिवहन आदि के उद्योग शामिल किए गए। संकटकालीन स्थिति में भी राज्य के किसी भी ऐसे उद्योग को अपने अधिकार में ले सकता था जो देश की प्रतिरक्षा में विशेष महत्व रखता था। दूसरा था सार्वजनिक व निजी उद्योग। इस वर्गीकरण में वे उद्योग आए जो आधारभूत उद्योग शामिल किए गए, जैसे कोयला, लोहा, इस्पात, वायुयान निर्माण, समुद्री जहाज, खनिज तेल, टेलीफोन तार, बेतार, केकल पुर्जे बनाने के उद्योग। इन उद्योगों में नई इकाई लगाने का अधिकार सरकार को दिया गया। पहले से लगी इकाइयों का प्रबंध व विस्तार 10 वर्षों तक निजी क्षेत्रों को सौंपा गया और 10 वर्ष के बाद सरकार को ऐसे उद्योगों का राष्ट्रीयकरण के विषय में निर्णय लेना था। तो ये दोनों बातें रखी गई ताकि हमारा देश का संतुलित विकास बढ़ता रहे। और नंबर तीसरा था नियंत्रित निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र के उद्योग। इस वर्गीकरण में वे उद्योग लिए गए जिनमें पूर्ण रूप से अधिकार सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं था, सारा का सारा निजी नियंत्रण था। इस वर्ग में 18 उद्योग रखे गए, जैसे ट्रैक्टर, मोटर गाड़ियां, भारी मशीन, औजार, रसायन, बिजली की पूर्ति, सूती वस्त्र, सीमेंट, चीनी, परिवहन, खनिज आदि इसमें शामिल किए गए। इन उद्योगों को निजी क्षेत्र में रखा गया, परंतु केंद्रीय सरकार, प्रांतीय सरकार के परामर्श पर इनका नियंत्रण रखेगी, ऐसा प्रावधान भी रखा गया। और चौथा था निजी और सहकारी क्षेत्र। इस प्रकार के उद्योग में वे उद्योग रखे गए जो बाकी रह गए थे, जिनमें निजी स्वामित्व अथवा सहकारी आधार पर चलाया जाए, या तो किसी एक विशेष आदमी का था या कुछ लोग उसमें शामिल होकर के इकट्ठे होकर के एक सहकारी समिति बना लेते थे और समिति के चलाते थे। इस प्रकार में किस प्रकार कई प्रकार के बैंक भी आपने, जैसे कि आपने अपने गांव में देखा है, अपने गांव में क्या होता है कि एक मिनी बैंक होता है, या आप उसको सहकारी समिति के जो इसको चलाती हैं, या फिर बड़े काफी सारे लोग इकट्ठे होकर के अपने इस प्रकार का उद्योग लगा लेते थे, गांव में लगा लेते, शहर में इकट्ठे होकर एक समिति बना करके 20-25-30 आदमियों के वो उसका संचालन नियंत्रण करते थे। और अगर कोई उद्योग संतोषजनक कार्य न कर रहता था तो उसमें सरकार का भी हस्तक्षेप करने का अधिकार दिया होता था। तो ये 4 प्रकार का वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले विशेषता तो यह थी लोगों की। इसमें जो दूसरी विशेषता थी वो हमारी क्या थी, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दूसरी विशेषता थी हमारी कुटीर और लघु उद्योग। स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारा देश अंग्रेजों का अधीन था। जितने भी बड़े बड़े उद्योग थे वे अंग्रेजों के अंडर थे, या फिर हमारा जो कच्चा माल वो अपने देश में ले जाकर के तैयार करके हमारे देश में बेचते थे। इसलिए हमारे जो कुटीर उद्योग थे, लघु उद्योग थे, उनमें पतन के सिरे पर आ गए थे अंग्रेजों के शासन काल में। उससे पहले हमारे भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, जो हमारे देश का हाथों से बना और लघु उद्योगों में माल बना हुआ था, पूरे विश्व में प्रसिद्ध था। इस नीति के अंतर्गत कुटीर और लघु उद्योगों को पर्याप्त महत्व देने का निश्चय किया गया। स्थानीय साधनों का प्रयोग, उपभोक्ता वस्तुओं की उत्पादन, कार्य कुशलता प्राप्त करने और अधिक रोजगार उत्पन्न करने के लिए उद्योग नीति का तीव्र विकास पर जोर दिया गया, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम धंधा चले, सबका लोगों का जीवन स्टैंडर्ड ज्यादा लाइफ। और कुटीर और लघु उद्योगों को सब्सिडी दी करके उनको प्रोत्साहन किया गया, ताकि छोटे से छोटा आदमी भी अपना काम चला सके, कम पूंजी में काम चला सके। और सरकारी सहायता देने का जोर इसीलिए दिया गया था ताकि हर आदमी को काम मिले। तो ये 1948 की आपकी जो औद्योगिक नीति थी उसके विशेषताएं थी। इसके साथ साथ फिर हमने 1948 के बाद 1956 में अपनी नीति, दूसरी नीति बनाई।
1956 में। तो हम जो 1956 की उद्योग नीति थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले वही हमारा उद्योगों का वर्गीकरण, 1956 के उद्योगों की कैसे किस प्रकार वर्गीकरण किया गया उसकी चर्चा करेंगे हम। भारत की जो नई औद्योगिक नीति 24 जुलाई से 1956 में किया, उसको 1948 की औद्योगिक नीति का स्थान ले लिया था। यानी कहने का मतलब है कि जो हमने 1948 तक जो बनाई थी पॉलिसी, 1948 में उद्योगों के प्रति जो नीति बनाई थी उस नीति को हमने चेंज कर दिया 1956 में आके। 1956 में आके एक नई नीति बनाई, उसमें भी उद्योगों का हमने किस प्रकार वर्गीकरण किया उनके ऊपर चलते हैं। सबसे पहला सार्वजनिक क्षेत्र, यही जो सार्वजनिक क्षेत्र थे इसी पर तो सार्वजनिक क्षेत्र में हमने क्या किया, बड़े पैमाने के उद्योगों को बांटा गया। पहले सार्वजनिक क्षेत्र में 17 उद्योग सम्मिलित किए गए। इसमें जो नई उद्योग नीति 1956 में की हमने 48 इसमें हमने सार्वजनिक क्षेत्र इसमें कितने 17 उद्योग शामिल किए। सार्वजनिक क्षेत्र में कितने किए गए हमने 1956 की नीति के अनुसार 17 उद्योग शामिल किए। इन उद्योगों का मुख्य रूप से केवल राज्य का अधिकार प्राप्त था। इस वर्ग में युद्ध का सामान बनाने वाले अणु शक्ति, लोहा व इस्पात, भारी मशीनरी, भारी विद्युत का सामान, खनिज तेल, कोयला, वायुयान, रेलवे, समुद्री जहाज, टेलीफोन, बेतार के उद्योग व तांबे, शीशे, जस्ते के खाने शामिल की गई। इसके बाद जो दूसरा था वो निजी व सार्वजनिक क्षेत्र का बनाया गया। जो सार्वजनिक क्षेत्र के निजी उद्योग थे, इन उद्योगों में परिवर्तन करके 1948 और 1956 की नीति में इनमें हम 12 उद्योगों को शामिल किया गया। की नीति में 12 उद्योग इसमें शामिल किए गए। आपको हमने पहले भी बताया था कि इसमें पहले मुख्य रूप से आधारभूत 6 थे, 6 उद्योग इसमें पहले थे जो पहले 1948 की नीति के अनुसार। अब इसमें हमने जो दूसरी थी उसके अनुसार 12 कर दिए, यानी 6 और बढ़ा दिए गए। इसके इन उद्योगों का स्वामित्व आधिकारिक सरकार के हाथों में होगा तथा नई इकाइयां लगाने में सामान्यतः सरकार पहल करेगी। इसके साथ साथ निजी उद्योगों को भी इस क्षेत्र में विकास करके अवसर दिए जाएंगे और इसी आशा की जाएगी कि राज्य उद्यमों के लिए पूरक सिद्ध हो। इनमें एल्यूमिनियम औजार, मशीनी औजार, आवश्यक दवाइयां, रासायनिक खाद्य, सड़क परिवहन, समुद्री परिवहन, खनिज, मशीनें आदि का प्रयोग किया गया। तो ये था अपना सार्वजनिक व निजी उद्योग में। इसके बाद जो हमारा तीसरी प्रकार थी वर्गीकरण थी, इनकी जो विशेषता बढ़ने सपन की, इसमें नियंत्रित निजी क्षेत्र के उद्योग या निजी क्षेत्र भी कह सकते हैं हम। तीसरे वर्ग के जो में सभी शेष उद्योग जो रह गए थे वो सारे सम्मिलित कर लिए गए। जो ऊपर 2 वर्गों में जो उद्योग हमारे 17 ये और ये 29, इन 29 उद्योगों के अलावा जो उद्योग हमारे शेष बच गए वे सारे उद्योग हमने फिर निजी क्षेत्र के उद्योगों में शामिल कर लिए गए, इनमें शामिल कर लिए गए निजी क्षेत्र। जितने शेष उद्योग बच गए हमारे निजी क्षेत्र के उद्योगों में शामिल करने जितने बच गए। इसके साथ जो अगली विशेषता हमारे 3 विशेषता ये हमारे निजी क्षेत्र रहे। ये तो था हमारा 1956 की नीति का वर्गीकरण। जो 4 प्रकार के वर्गीकरण थे उनको हमने 3 प्रकार के वर्गीकरणों में शामिल कर लिया। इसका पहली विशेषता हमारी ये थी। दूसरी विशेषता हमारी रही उसकी हम चर्चा करते हैं, वो थी निजी क्षेत्र के साथ उचित व्यवहार। देखिए, क्योंकि उस समय में सारा का सारा कारोबार वो सार्वजनिक था, सब लोगों के कल्याण के लिए, देश में बड़ी गरीबी के समय से गुजरा था, इसलिए सारा उसको दिया गया था, निजी क्षेत्र को नहीं दिया गया। निजी क्षेत्र में प्राइवेट को थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता था, लेकिन इसलिए निजी क्षेत्र के लिए साथ व्यवहार करने का ऐसी नीति बनाई गई कि ताकि देश का विकास हो सके, निजी लोग भी अपना उद्योग लगा करके हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको सहारा बने, उसको सहयोग दे सके, उसके विकास में
इसलिए इनके साथ उचित व्यवहार का प्रावधान किया गया है। इस नीति के अंतर्गत सरकार निजी क्षेत्र के प्रति कोई भेदभाव वाली नीति नहीं अपनाएगी, दोनों इनको स्वतंत्रता देगी और जो दूसरे उद्योग थे, हमारे सार्वजनिक उद्योग थे, उनके साथ इसको समानता भी दी गई। तीसरा, कुटीर और लघु उद्योग। इसका मतलब ये नहीं कि 1948 की नीति थी उसमें हमने छोटे उद्योगों और कुटीर उद्योगों की उपेक्षा कर दी, बल्कि नहीं, सामने बड़े उद्योगों के साथ साथ निजी उद्योगों के साथ साथ लघु जो कुटीर उद्योग हमारे देश में फैले हुए थे उनको प्रोत्साहन दिया, उनको और ज्यादा आर्थिक सहायता देकर देश के लिए विकास किया गया। इस नीति में कुटीर व लघु उद्योगों को भी हमने विशेष महत्व देने का प्रयास किया, क्योंकि ये उद्योग अधिक व शीघ्र रोजगार पैदा करने वाले होते हैं, धन के वितरण की असमानता को खत्म करने और स्थानीय पूंजी के उचित प्रयोग के लिए कुशल प्रमाणित होते हैं। सरकार के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए पूर्ण प्रयत्न करेगी, ऐसा इस नीति के अंदर रखा गया। यानी इस नीति में कुटीर उद्योगों की कोई अपेक्षा नहीं की, बल्कि इनका सहयोग किया गया। अगला इससे की पॉलिसी की इस जो नीति थी 1956 की उद्योगिक नीति, इसका अगला विशेषता है संतुलित क्षेत्रीय विकास। संतुलित क्षेत्रीय विकास। ऐसी योजनाएं बनाने का प्रयास किया गया, ऐसी योजनाओं पर ध्यान दिया गया जिन योजनाओं के कारण देश का संतुलित विकास हो, किसी एक क्षेत्र में नहीं, चाहे कृषि है, चाहे उद्योग है, चाहे और है, सब में समान विकास के लिए प्रयास किया गया। देश के विभिन्न भागों में उद्योगों के विषम विकास को रोकने के लिए इस नीति पर विशेष व्यवस्था की गई। जो क्षेत्र औद्योगिक रूप से पिछड़े हुए थे उनका पर्याप्त औद्योगिक विकास किया गया। सरकार क्षेत्रों की ओर अधिक ध्यान देगी और इनके विकास के लिए अधिक से अधिक सुविधाएं प्रदान करेंगी जो हमारे विकास के क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं। संतुलित विकास के लिए ऐसा किया गया। और इससे अगली विदेशी पूंजी, पांचवा आपका था, पांचवी विशेषता है इसकी विदेशी पूंजी। जो औद्योगिक विकास था इनका मेन पर्पज आगे रहा कि विदेशी पूंजी ज्यादा से ज्यादा कमाई जाए। विदेशी पूंजी संबंधी नीति में काफी संशोधन किए गए। विदेशी पूंजी का बड़े पैमाने पर प्रयोग करने के लिए अधिकार की छूट दी गई और विदेशों से के लोगों को भी उद्योग लगाने की परमिशन दी गई ताकि लोग ज्यादा यहाँ उद्योग लगाए, ज्यादा रोजगार के साधन पैदा हो, ज्यादा जैसे ज्यादा हम विदेशी करेंसी को भी ग्रहण करें, प्राप्त कर सकें और अपने देश की अर्थव्यवस्था को ज्यादा बढ़ाएं। तो प्रिय छात्रों, आज का हमारा जो था प्रश्न वही था जो हमारी भारतीय औद्योगिक नीति है, उस औद्योगिक नीति के कौन कौन से फायदे थे। इसके साथ हमारी एक औद्योगिक नीति हमने 1948 में बनाई, दूसरी 1956 में बनाई, तीसरी 1980 में और एक 1991 में बनाई। इनमें हमने आज का जो हमारा क्वेश्चन था वो दो विशेषताओं में रही खास करके। इसके साथ साथ जो नई नीति औद्योगिक नीति बनाएगी, रणनीति बनाएगी, उसमें था 1991 की जो हमें ज्यादा परिवर्तन किए गए, क्योंकि शुरू में नीति बनाई थी हमने 1948 में, 1948 के बाद दूसरी हमारी थी 1956 में। 1956 में कुछ परिवर्तन किए गए, 1948 की शुरू की नीति थी। इसके साथ औद्योगिक नीति 1991 की विशेषता हम पढ़ेंगे। 1991 में क्या क्या किया गया, औद्योगिक नीति 1991 की विशेषताएं हम इसी के अंदर थोड़ा सा संक्षेप में पढ़ लेते हैं। नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन किया गया। क्योंकि सरकारी इस चीज की तरफ लोगों का विशेष ध्यान नहीं था, इसमें हमारे जो सार्वजनिक क्षेत्र थे इसमें हमारे 17 उद्योग थे। 17 उद्योगों में से कुछ उद्योगों को हटा करके प्राइवेट कर दिया गया। और इस नई नीति के अनुसार जो हमारी नई औद्योगिक नीति 1991 थी, इसके अनुसार जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनको घटा करके कम कर दिया गया। इनको जो 17 उद्योग थे हमारे 1956 की नीति के अनुसार, तो इनकी संख्या घटा करके 8 कर दी गई। पहले कितनी थी इसकी? 17, और अब इसकी कितनी घट गई? औद्योगिक संख्या घटा करके 8 कर दी गई। कुछ ही वर्षों बाद में और भी ज्यादा कम कर दी गई, इसमें 8 से भी कम कर दी गई। अगले 10 वर्षों के बाद में क्षेत्र के लिए आरक्षित लोगों की संख्या को और कम करके
2 कर दिया गया था। 2 कर दिया, इसको घटा करके इसमें से 6 घटा करके 2 कर दिया था। बाकी सारे के सारे क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र थे वो 2 रह गए और सारे के सारे निजी क्षेत्रों के लिए उनके आने के लिए निजी क्षेत्रों के लिए रास्ते खोल दिए गए थे ताकि देश का प्राइवेटाइजेशन किया गया, देश का ज्यादा विकास हो सके। उसमें सारे लोग, क्योंकि अब तक लोगों का भी काफी विकास हो चुका था। 1948 से लेकर 1991 तक लोग काफी प्रोग्रेस पा चुके थे ताकि उनके लिए सारे क्षेत्रों के रास्ते खोल दिए गए थे। इसके साथ साथ जो 1900 क्षेत्र परमाणु और रेलवे, परमाणु ऊर्जा और रेलवे परिवहन ही बाकी रखे थे। जो 1991 परमाणु व रेलवे, ये 2 क्षेत्र थे। इनसे संबंधित जो भी उद्योग है वे सारे के सारे सार्वजनिक क्षेत्र में रखे गए, बाकी के सारे प्राइवेटाइजेशन कर दिए गए थे। यानी सबसे पहली विशेषता इसकी क्या है कि सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन किया गया। दूसरा, सार्वजनिक क्षेत्र का निजीकरण। स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि 1991 में एलपीजी की नीति अपनाई गई थी। लाइब्रेराइजेशन, उदारीकरण, एलपीजी की नीति अपनाई गई थी 1991 में। लाइब्रेराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। देश के आर्थिक विकास के लिए जो तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उनको नजर में रखते हुए देश में 1991 में एलपीजी की नीतियां लागू की, जिसका मतलब था कि जो देश है उसमें उदारीकरण की नीति अपनाई जाए, प्राइवेटाइजेशन की नीति अपनाई जाए और वैश्वीकरण की नीति अपनाई जाए। इन नीतियों को ही नजर में रखते हुए जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उनको निजीकरण में चेंज किया जाने लगा ज्यादा से ज्यादा। सार्वजनिक क्षेत्र के घाटे वाले जितने भी कारखाने थे या तो उनको बंद कर दिया या फिर निजी क्षेत्र को सौंप दिया जाएगा, ऐसी नीति बनाएगी। बाकी उद्यमों के 20% तक के शेयर वित्तीय सरकारों को बेचे गए। और ये समझ में आ गया मेरे ख्याल में ये पॉइंट आपको, क्योंकि 1991 में एलपीजी की नीति अपनाई थी आपने, और एलपीजी की नीति के कारण जितने सार्वजनिक क्षेत्र जो घाटा दिखा रहे थे, जिनमें लोगों की रुचि नहीं थी, जो लोग रुचि न होने के कारण घाटा दिखा रहे थे, उनको प्राइवेट कर दिया गया। और तीसरी इसकी कर दिया जाएगा, ऐसी नीतियां बनाएंगी। और जो तीसरा जो विशेषता है वो ये रही इसकी, जो 1991 के औद्योगिक लाइसेंस लेने पड़ेंगे। जो आगे 2 आदमी उद्योग करेंगे, खोलेंगे या कब चलाएंगे, उनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, सरकारी रूप से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसकी फीस भरनी पड़ेगी। इस नई नीति के अनुसार केवल 18 उद्योग जैसे पेट्रोलियम, चीनी, मोटर कार, कागज, दवाइयां आदि को छोड़कर बाकी उद्योगों की स्थापना के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली समाप्त कर दी गई। 1999 के संशोधन के अनुसार 6 उद्योगों को छोड़कर सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस समाप्त कर दिया गया और वर्ष 2006 में अनिवार्य लाइसेंस के लिए उद्योग की संख्या कम करके 5 कर दी गई। ये 5 उद्योग जिनके लिए हमें लाइसेंस लेने पड़ते हैं वे हैं सिगरेट, शराब, रक्षा उपकरण, खतरनाक रसायन एवं औद्योगिक विस्फोट। ये 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों को छोड़कर कोई भी लाइसेंस नई नीति के अनुसार नहीं होगा, क्योंकि ये जो 5 चीजें ये हमारे समाज के लिए कल्याणकारी नहीं है, हमारे समाज के लिए दुष्कारी हैं, इनके परिणाम बुरे हैं, इसलिए इनका ज्यादा प्रयोग ना हो, ज्यादा ना, इसलिए शराब, सिगरेट आदि पर लाइसेंस सरकार ने रखा, बाकी सभी के लाइसेंस को समाप्त कर दिया ताकि निजीकरण से लोग ज्यादा से ज्यादा करके देश की उन्नति के लिए आगे बढ़े और उद्योगों में रुचि लें। चौथा, पंजीकरण की समाप्ति। पंजीकरण
ये पंजीकरण की समाप्ति भी खत्म कर दी गई। इसका मतलब क्या था कि जो रजिस्ट्रेशन करवाते थे वो रजिस्ट्रेशन की उद्योगों के लिए उस रजिस्ट्रेशन की समाप्ति कर दी गई काफी उद्योगों की, ताकि लोग ये झंझट में ना पड़े और अपना उद्योग समाप्त चला सकें। इस नीति के अनुसार सभी पंजीकरण योजनाएं समाप्त कर दी गई। अब उद्यमियों को नई परियोजना और अपना नया विस्तार करने के लिए मात्र एक सूचना देना ही होता था, कोई पंजीकरण लेने की आवश्यकता नहीं थी। तीसरे 500 विदेशी पूंजी। यहां मैंने आपको एलपीजी में बताया था कि ग्लोबलाइजेशन वैश्वीकरण की नीति 1991 में अपनाएगी। इसके अनुसार बाहर के देश को हमें न्योता दिया गया कि वो हमारे देश में आकर के पूंजी लगा करके अपना विस्तार करें। इस नीति के अनुसार विदेशी पूंजी की सीमा को जो 40% थी उसको बढ़ाकर 51% कर दी गई। उस प्राथमिकता वाले उद्योग 51% विदेशी पूंजी के निवेश बिना रोक टोक के लाल पित्याशाही से की जा सकेगी। कुछ उद्योगों को में 74% तक के भी विदेशी पूंजी की इजाजत दी गई। विदेशी विनिमय प्रबंधन नियम, जिसको हम फेमा के नाम से जानते हैं, के अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में 100% विदेशी समता की भागीदारी की भी अनुमति दे दी गई। अर्थात जो नई नीति अपनाई गई 1991 में, उसमें विदेशी पूंजी का आह्वान किया गया और कि हाँ ज्यादा भागीदारी बढ़ा करके हम और ज्यादा रोजगार के साधन उपलब्ध करा सकें। और नंबर 6 कर्मचारियों को सुविधाएं। 1991 की जो हमारी औद्योगिक नीति थी उसमें एक ये भी पॉइंट था, विशेष रहा कि जो आगे के आने वाले कर्मचारियों को जो लागेंगे उनके लिए विशेष सुविधाएं दी जाएंगी। छटनी किए गए कर्मचारियों और श्रमिकों को पुनर्निवास के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना बनाई जाएगी। श्रमिकों को, क्योंकि जो जब सार्वजनिक क्षेत्र थे उनको हमने निजीकरण कर दिया, तो इस जो सार्वजनिक क्षेत्र में काम लगे हुए थे वे लोग नौकरी से बाहर कर दिए गए थे। तो एक साथ में एक नीति बनाई गई कि कर्मचारियों को सुविधाएं दी जाए। जो कर्मचारी हटाए गए हैं उनको विशेष सुविधा दे करके उनको पुनर्निवास किया जाए उनका। और श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण निधि अपनाई जाएगी। यह निधि तकनीकी में परिवर्तन के दौरान प्रभावित श्रमिक जितने भी हैं उन सबकी सहायता करेगी। अगला पॉइंट, एकाधिकारी कानून से छूट। इसकी जो 1991 की नीति थी कि 1991 के अनुसार एकाधिकारी कानून के अंतर्गत आने वाली कंपनियों को भारी छूट दी गई। एक अधिकारी कानून लागू होने के लिए निर्धारित पूंजी सीमा निवेश को समाप्त कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप बड़ी कंपनियों और दो घरानों को उद्योगों के विस्तार और उद्योग खोलने और कंपनियां खरीदने विलय पर कोई पाबंदी नहीं होगी। परंतु इस नीति के अनुचित उद्योग व्यापारिक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में रखने पर ज्यादा जोर दिया गया। इसके अंतर्गत नए अधिकार प्राप्त बोर्ड अपनी इच्छा से किसी भी मामले में जांच कर सकेगा। यह जांच किसी उपभोक्ता की शिकायत पर की जा सकती थी। अंत में हम कह सकते हैं कि जो समय में औद्योगिक नीति के अंतर्गत निरंतरता के साथ साथ परिवर्तन की भावना काम कर रही है, ये एक उदाहरण नीति है। इसके द्वारा बड़े उद्योगों का पूर्ण विकास की स्वतंत्रता प्रदान कर दी गई ताकि नियंत्रणों की तुलना में प्रतिस्पर्धा का वातावरण पैदा कर सके और जो लघु उद्योग है उनको भी ज्यादा सहयोग दे करके ज्यादा समाज के गरीब लोगों को प्रोत्साहित करके देश का विकास में भागीदारी की जाए। इस प्रकार हमारी जो हमने आज पढ़ी 1948 बार ज्यादा उसकी विशेषता है, 1956 की विशेषता और 1991 की जो नीतियां बनाई गई उद्योगों के लिए उनकी क्या क्या विशेषताएं रही। तो आज की लेसन में इतना ही। आज के लेसन में आपकी सभी नीति की विशेषताएं रही। तो ये आपने पढ़ा। सब के लिए आप सभी देखने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें। आप सभी बच्चों का फिर से धन्यवाद करता हूँ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। थैंक यू।